वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि बोन मैरो की फाइब्रोसिस हो गई है। तो जब बोन मैरो की फाइब्रोसिस हो जाएगी तो इसका मतलब है कि बोन मैरो की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ऑफ द ब्लड सेल्स वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो मेन चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी वो है JAK2 म्यूटेशन, CALR और MPL म्यूटेशंस। बोन मैरो फाइब्रोस्ड होगा, आपको अनीमिया मिलेगा। अगर पेरिफेरल स्मीयर देखें तो टीयर ड्रॉप पॉइकिलोसाइटोसिस होगी और लिवर और स्प्लीन जो हैं वो इनलाइट मिलेंगे। ये प्राइमरी भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया JAK2 म्यूटेशंस के साथ, CALR म्यूटेशंस और MPL म्यूटेशंस के साथ, और सेकेंडरी भी हो सकता है, सेकेंडरी टू पॉलीसाइथीमिया वेरा एंड एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब इसमें होता क्या है, प्राइमरी में प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह से बोन मैरो में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। जब बोन मैरो में फाइब्रोसिस होगी तो उसकी वजह से बोन मैरो की जो कैपेसिटी है सेल्स को प्रोड्यूस करने की वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये कहाँ पर होगी? लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और lymph नोड्स के अंदर। अब जो इनके अंदर मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं जो कि फीटल लाइफ में हेमेटोपोइसिस कर रहे होते हैं, ये रीएक्टिवेट होते हैं और इसकी वजह से दोबारा प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स स्टार्ट हो जाती है इन दीज एक्स्ट्रा मिडुलरी हेपेटोपोइटिक साइट्स। साइंस और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो 50 ईयर्स से ऊपर होते हैं। मोस्टली इनकी एज जो है 50s के बाद की होती है। फिर अगर हम बात करें ऑनसेट तो इसका स्लो इंसीडियस ऑनसेट होता है। पेशेंट्स मोस्टली आते हैं फटीग के साथ, पेल होते हैं, अनीमिक होते हैं और बोन पेन्स के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल फुलनेस होती है उनको। क्यों? क्योंकि स्प्लीन का जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो एब्डोमिनल फुलनेस होगी, सेटाइटी होगी, उनको भूख कम लगती है। फिर ब्लीडिंग ऐसे पेशेंट्स की हो सकती है, स्पेशली जब बोन मैरो फाइब्रोसिस ज़्यादा हो गई है और एबनॉर्मल प्लेटलेट्स हैं या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अब डेवलप हो गया है तो ब्लीडिंग हो सकती है। एग्जामिनेशन पे पेशेंट पेल होंगे, स्प्लीन आपको इनलार्ज मिलेगी और इसमें आपने याद रखना है कि आपको मैसिव स्प्लीनोमेगेली मिलती है। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ मैसिव स्प्लीनोमेगेली इज माइलोफाइब्रोसिस। फिर लिवर आपको इनलार्ज मिल सकता है और पेशेंट जो है केकिकटेक होगा, एक्स्ट्रा मिडलरी हेमेटोपोइसिस की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब भी डेवलप होगी तो एसाइटिस और वेरिसेस भी हो सकते हैं। इसके साथ ऑलरेडी इन पेशेंट्स में अगर प्लेटलेट्स कम हैं और वेरिसेस हैं तो ब्लीडिंग की चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। अगर माइलोपोइसिस जो है एपिड्यूरल स्पेस में हो तो उसकी वजह से ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकता है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो पहले तो हमने क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे भी एक जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने हैं। फिर उसके बाद हमने लेब्स जो करनी है उसमें CBC पे हमें अनीमिया मिलेगा। WBC इसमें वेरिएबल हो सकते हैं, या तो इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड या फिर नॉर्मल। प्लेटलेट्स भी वेरिएबल हमें मिल सकते हैं। अगर हम पेरिफेरल स्मीयर की बात करें तो इसमें हमें जाइंट डीग्रेनुलेटेड प्लेटलेट्स मिलेंगे। इसके अलावा टीयर ड्रॉप RBCs मिलेंगे और न्यूक्लिएटेड RBCs भी मिल सकते हैं। इमेच्योर WBCs यानी माइलोब्लास्ट वगैरह हमें मिल सकते हैं। तो ट्रायड की अगर हम बात करें, ट्रायड ऑफ टीयर ड्रॉप RBCs, लिकोएरेथ्रोब्लास्टिक पिक्चर और एबनॉर्मल प्लेटलेट्स, ये हाईली सजेस्टिव है ऑफ माइलोफाइब्रोसिस। किसका ट्रायड? टीयर ड्रॉप सेल्स, लिकोएरेथ्रोब्लास्टिक पिक्चर और एबनॉर्मल प्लेटलेट्स। ये माइलोफाइब्रोसिस के लिए हाईली सजेस्टिव पेरिफेरल स्मीयर की पिक्चर है। बोन मैरो बायोप्सी जब हम करेंगे तो ड्राई टैप मोस्टली मिलता है और फाइब्रोज्ड होता है बोन मैरो। इसके अलावा JAK2 म्यूटेशन 65% ऑफ द केसेस ऑफ प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस हमें मिलती हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी काजेज़ हैं माइलोफाइब्रोसिस के, सेकेंडरी काजेज पॉलीसाइथीमिया वेरा और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, इन दोनों में भी JAK2 म्यूटेशंस मोस्टली होती हैं।
CALR म्यूटेशंस और MPL म्यूटेशंस बाकी केसेस में मिलती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फिल्ट्रेटिव बोन मेरो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक लिम्फोमास। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर डिजीज़ माइल्ड है और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो ऑब्ज़र्व करना है ऐसे पेशेंट्स को, और अगर अनीमिया डेवलप किया हुआ है तो ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं आप, एंड्रोजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं लाइक प्रेडनिसोलोन, और थैलिडोमाइड या फिर लिनालिडोमाइड आप दे सकते हैं, थैलिडोमाइड या फिर लिनालिडोमाइड दे सकते हैं आप। और स्पेशली अगर स्प्लीनोमेगेली है और अनीमिया है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सी यूरिया। आपने किस तरह देना है? 500 टू 1000 मिलीग्राम पर ओरल डिवाइडेड डोजेज में BD में दे सकते हैं या फिर OD में दे सकते हैं। रेडियोथेरापी जो है ऐसे पेशेंट्स में जिनमें एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हो रही है ज़्यादा और उसकी वजह से एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हो रही है और साथ में बोन पेन डेवलप हो गए हैं उस पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट में आपने रेडियोथेरापी करनी है। वो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस को भी स्टॉप करेगी और दूसरा बोन पेन को भी रिलीव करेगी। टिप्स: ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है, और इंटरमीडिएट टू हाई रिस्क पेशेंट्स जिनमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती हो तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। अगर हम बात करें ऐसे पेशेंट्स में जिनमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है तो उनमें हम JAK2 इनहिबिटर्स लाइक रोक्सोलिटिनिब और फिडरेटिनिब दे सकते हैं, लेकिन फिडरेटिनिब के साथ वर्निकी इंसेफेलोपैथी डेवलप हो सकती है, इसलिए आपने थायामीन के लेवल्स चेक करते रहना है। और अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो इस तरह के पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस पुअर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइलोफाइब्रोसिस के माइलोफाइब्रोसिस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, मैकेनिज़्म क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, और आपने डायग्नोज कैसे करना है और ट्रीटमेंट कैसे देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।